हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी का चर्चा इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देखिए और अपना अधिक से अधिक नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों, एनसीईआरटी का साथ इतिहास विषय पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, हमारी वीडियो बन रहे हैं दोस्तों। आपको हमने पहले भी बताया, हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं दोस्तों टाइफाइड है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। और हमारे गले में भी दिक्कत है, तो आवाज़ में भी थोड़ा दिक्कत है, इसलिए हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं। और हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी वीडियो, जारी रखेंगे। ठीक है, और वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये हमारा एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय पर चर्चा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा अध्याय 4 है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय अध्याय 4। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। इसका नाम है मानचित्र। तो देखिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं, पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुकी हैं आप। तो ये कक्षा 6 की छात्रों को बताया जाता है ताकि वो बातों को रिकॉल कर सके। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ग्लोब में अध्ययन की ये कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि ग्लोब महत्वपूर्ण होता है किसके लिए? पृथ्वी के अध्ययन के लिए। ठीक है दोस्तों, जब हम पूरी पृथ्वी को मतलब अच्छे से समझना चाहें, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना चाहें तो। ठीक है, तो आगे कहते हैं, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले अथवा शहर पर तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहें, तो यह हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होता। क्योंकि दोस्तों ग्लोब पर इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं दी जाती। तो जैसे कि हमारा गांव, हमारा छोटा सा शहर है या कोई कस्बा है, उसके बारे में इतनी डिटेल जानकारी नहीं दी जाती। तो ये सब बोल रहे हैं कि मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं हो पाता। ठीक है, और उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करने लगते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, ये बात है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसकी एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे हम अपनी गांव के बारे में, जैसे आप अपने दोस्तों अपने गांव के बारे में जानकारी लें, या मतलब कोई अपने शहर के बारे में जानकारी लें, या कस्बा हो आपका कोई, उसके बारे में जानकारी लें, तो आप ग्लोब पर नहीं उसको खोज पाएंगे ना। आप उसको खोजने के लिए एक छोटा मैप मैप देखेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि मैप, वर्ल्ड मैप, इंडिया, अपना भारत का मैप और अपनी स्टेट का मैप, जैसे कि एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, बिहार। तो इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अपनी राजधानी के बारे में एक अलग मैप होता है। ठीक है दोस्तों, वो सब होते हैं। उसके बाद अपने ज़िले का मैप आ जाता है, कि जैसे कि हमारा ज़िला है, आपका ज़िला है कोई, है ना, तो वैसे। ठीक है, हम दोस्तों इन सब के बारे में अलग अलग मैप पे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी कोई छोटा मैप अगर बना हुआ हो, को कहीं वैसे मिलती नहीं है, तो गांव के मैप भी होते हैं, वो हम अपनी गूगल मैप से सर्च करके देख लेते हैं। वहाँ से अपना अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्षेत्रफल है हमारे गांव का। ये सब जानकारियाँ मैप से मिलती हैं, ना कि ग्लोब पर। ये आप समझ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि पूरे ग्लोब को चपटा करना असंभव होता है ना। तो स्वाभाविक बात है, ग्लोब को मतलब ग्लोब को फोड़ दिया जाएगा, उसकी वो उसका पूरा ढांचा ही बिगाड़ दिया जाएगा, तब वो चपटा होगा ना। और कहने को ये भी है कि मतलब अगर वो स्टील किसी धातु का बना हुआ तो और मुश्किल है उसको चपटा करना, क्योंकि उस पर जो लिखा हुआ होगा वो सब बेकार हो जाएगा ना। तो ये नॉर्मल बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटी क्षेत्र को एवं कुछ तर्कों को दर्शाता है। तो मानचित्र हमारी महत्वपूर्ण जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है, और जो हमारा क्षेत्र है उसको सही तरीके से दिखा देता है, ना कि ग्लोब की मतलब ना कि ग्लोब। ठीक है, ग्लोब की तुलना में मानचित्र अच्छा समझाता है। ठीक है, हमारी छोटी कस्बी और ज़िले के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तरह तत्व हो सकती हैं। जब बहुत से चित्रों को एक साथ रखा जाता है, जब बहुत सी मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है, तब एक एटलस बन जाता है। क्या कह रहे हैं कि जब एटलस देखा है ना आपने दोस्तों, जो बुक आता है एटलस का, एटलस का आता है, और मतलब
और भी आते हैं अलग अलग कंपनियों की, अलग अलग जो वो होते हैं पब्लिशर, ठीक है, वो अपनी अपनी अलग तरह के एटलस निकालते हैं, ठीक है। तो वो तो अलग अलग छोटी छोटी नक्शों को, मानचित्रों को इकट्ठा करके एक किताब का रूप दिया जाता है, उसे एटलस कहते हैं, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए ना। ठीक है, तो किताब की तरह तत्व हो सकता है। आगे कह रहे हैं जब एटलस बन जाता है, हाँ ठीक है, हो गया इधर। एटलस विभिन्न प्रकार के तत्वों को अलग अलग पैमानों में खींचे गए मापों पर आधारित होता है। तो कह रहे हैं एटलस अलग 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 प्रकार के मानचित्रों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हीं के हिसाब से देखा जाता है कहीं मिस्टेक गलतियाँ तो नहीं है, तो उसमें अगर में गलतियाँ होती तो उसमें संशोधन करके उसको एक अलग तरह का मतलब वो दे दिया जाता है, मतलब किताब का रूप, और उसमें मतलब उसको मार्केट में उतार दी जाती है, ठीक है। और उसकी मापने की अलग पैमाने होते हैं, उसमें जो छोटी नक्शे को नापने का अलग कुछ नज़रिया रहता है, और बड़ी जो उसको एटलस में होता है उसको नापने का अलग नज़रिया रहता है, क्योंकि उसमें देखना पड़ता है कि दूरियां वगैरह कुछ सब कुछ ये सब दोस्तों अलग अलग मापन प्रक्रिया होती हैं, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं क्या और क्या कहना चाहते हैं ये। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मानचित्रों से कह रहे हैं कि मानचित्र जो होता है ना, उस उसके द्वारा ग्लोब की अपेक्षा अधिक ज्ञान अर्जित कर सकती हैं, अधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें डिटेल में दी जाती है, उसमें मतलब एक ऐसे नहीं दे दिया जाता कि एटलस पे पूरी पृथ्वी का हर एक गांव शहर मतलब दिखाना पूरी तरह से असंभव होता है लगभग, ठीक है, असंभव तो नहीं कह सकते, लगभग मुश्किल होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें कुछ को नीचे वर्णित किया गया है, ठीक है। तो मानचित्रों की जो वो है ना, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ और उसके हिसाब से उन्हें बांटा गया है, तो वो दिखा रहे हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र को समझिए दोस्तों कि क्या है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो दोस्तों भौतिक मानचित्र हो गया, और ये राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र देखिए क्या कह रहे हैं। दोस्तों मेरा गला खराब है जैसा कि आपको बताया मैंने। बहुत राजनीतिक मानचित्र में दोस्तों क्या करती है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व की विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो राजनीतिक मानचित्र में दोस्तों वो चीज़ दिखाई जाती है जो अम, जो कहते हैं कि मतलब जो नक्शा बाद में बनती है ना, शहर, गांव और अन्य देशों की सीमाएं, विश्व की अलग अलग देश, ये सब अ, राजनीतिक मानचित्र में आ जाते हैं। दोस्तों आपने कभी देखा भी हो तो राजनीतिक मानचित्र में सब गांव शहरों के नाम लिखे होते हैं और उनकी सीमाएं देखने को मिलती हैं, और अलग अलग देश मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये कह रहे हैं भौतिक मानचित्र में क्या बता रहे हैं, पहाड़, पठार, नदियां, मैदान, जंगल, ठीक है, ये सब दिखाते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको कहीं महत्वपूर्ण जानकारी की जहाँ आप इकट्ठा करते हैं वहाँ सेव कर सकते हैं, इसको है लिख सकते हैं। आगे कह रहे हैं ये और अलग तरह का मानचित्र है दोस्तों, थीमेटिक मानचित्र, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में क्या कह रहे हैं, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा औद्योगिक उद्योगों आदि की विवरण दर्शाने वाली मानचित्र इत्यादि। तो दोस्तों ये अलग मानचित्र होता है, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं इसे। इसमें क्या कहते हैं दोस्तों, क्या क्या चीज़ दर्शाते हैं, सड़कें दिखाते हैं, वर्षा होगी, वर्षा की क्या मतलब आसार है, क्या मतलब कंडीशन है, वो सब दिखाते हैं। तो और औद्योगिक, कहीं जैसे कि कौन सा उद्योग कहाँ है, कौन सा वन, कौन सा मतलब रिजर्व, टाइगर रिजर्व है,
एलिफेंट रिजर्व है और मतलब अन्य तरह की वो दिखाते हैं ना, जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा पार्क कहाँ है, वो सब अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दिखाती है कि थीमेटिक मानचित्र में, ठीक है। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं मानचित्र के 3 घटक हैं। मानचित्र के 3 घटक यानी कि एक यूनिट मान सकते हैं। तो कौन सी यूनिट है? दूरी, दिशा और प्रतीक। तो दोस्तों दूरी तो होगी ज़रूरत, दूरी की ज़रूरत तो पड़ती है दोस्तों, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसमें क्या दूरी तय करनी है, उसके लिए क्या दूरी तय करनी है, वो तो दिखाई जाएगी ना। और दिशा किस दिशा में है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, तो ये भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरी है ना। आगे देखते हैं प्रतीक, उसका कोई सिंबल तो होगा। अगर किसी जगह का एक ही सिंबल कर दिया जाए, मान के चलिए कि दिल्ली का सिंबल और हमारे मतलब जैसे कोई अलग स्टेट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, राजस्थान की राजधानी, मुंबई की, जो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, उसकी दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी देख ली जाए, तो अगर एक ही तरह का प्रतीक रख दिया जाएगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा ना, तो ये भी ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि दूरी, दूरी क्या है दोस्तों, इस दूरी के बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है, आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज की एक पन्नी पर दर्शाया जाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इन्हें इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह संभव यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। तो कह रहे हैं कि दोस्तों की जो मानचित्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को दर्शाते हैं ना, तो कैसे दर्शाते होंगे? जैसे कि दिल्ली से मुंबई तक जो इतनी दूरी है, जितनी भी हो, हमें मतलब क्लियर पता नहीं है हम लोगों को, तो नहीं कह सकते। तो अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग रास्तों से अलग अलग दूरियां तय करती हैं दिल्ली से मुंबई के लिए, ठीक है। तो ये सटीक नहीं कह सकते, है ना। तो दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी है कोई, तो उसको छोटी सी नक्शे पर कैसे दिखाएंगे दोस्तों, आप समझ सकते हैं। आप बड़ी मतलब गंभीरता से सोचिए। छोटे से नक्शे पर दिखाते थे हैं और हम उसको एक सत्यता के रूप में मानते भी हैं, है ना। तो उसके लिए एक बहुत ही तकनीक का यूज करते हैं दोस्तों, कि पहले बड़ी मैप पर खींचा, उसके बाद उसको धीरे धीरे छोटा करते गए। अब अगर दिल्ली से मुंबई की दूरी को नापने के लिए कोई मैप बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे, तो उतना बड़ा पेज थोड़ी ना चाहिए कि दिल्ली से मुंबई तक फैला दिया जाए उसको, और उसको हर जगह लपेट कर रखा जाए कि देखिए ये दिल्ली से मुंबई तक की दूरी है। ये बिल्कुल नाटकीय रूप हो जाएगा, बिल्कुल हास्यास्पद बात होगी ना। तो ये छोटी सी नक्शे पर इतनी दूरी तय करना, एक मतलब दूरी दिखाना एक कठिन कार्य भी होता है, और एक थोड़ा आर्ट भी होती है ये। तो बड़ी कागज पर खींचा जाता है, लगभग काफ़ी, मतलब बड़ी तो नहीं कह सकते, एक मतलब 2 फुट की, 3 फुट की, 4 फुट की पे खींचा, उसके बाद तो उसको कंप्यूटरों की सहायता से छोटा कर दिया, और वो हमें बिल्कुल सत्य लगती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, दर्शाने के एक नमूना के रूप में दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं। आगे देखते हैं हम, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना दोस्तों होता ही है, एक स्केल होती है जिसकी सहायता से इन दूरियों को नापा जाता है, ठीक है। जैसे दिल्ली से मुंबई की दूरी नाप ली, उससे मुंबई से गोवा की दूरी नाप ली, या मुंबई से केरल की दूरी नाप ली, केरल से कन्याकुमारी की दूरी नाप ली। तो एक अनुपात भी होना चाहिए ना। आप देखिए दोस्त, जैसे कि बताए हम आपको, दिल्ली से मुंबई की दूरी है कि मान के चलिए कि 90 किलोमीटर। अब मुंबई से गोवा की दूरी मान के चलिए ऐसे 30 किलोमीटर मानते हैं, ठीक है। अनुमान मान रहे हैं हम, ऐसा कोई कुछ कुछ खास नहीं है, या कोई विवाद वाली बात नहीं है, ठीक है। 30 किलोमीटर मानता हूँ, तो उसका एक एवरेज भी तो, वरना अगर स्केल नहीं होगी तो एक ही वैसे नाप के रख दिया अंदाज से, तो 90 और 30 में कुछ फर्क ना दिखे तो क्या लगेगा कि दिल्ली से जितनी दूर गोवा मुंबई है, उतनी दूरी मुंबई से गोवा है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छी कला के द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए स्केल और पैमाने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप समझ चुके हैं, मुझे विश्वास है दोस्तों आप पर, ठीक है।
पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है दोस्तों। ये अनुपात का प्रयोग करते हैं, जैसे कि देखा ना मैंने बताया कि दिल्ली मुंबई, मुंबई गोवा, ये एक अनुपात के रूप में ही होगा ना। जैसा कि इसमें आगे बता भी रहे हैं, उदाहरण के लिए आपको आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसकी जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया गया है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि वो तो नॉर्मल बात हो गई, मैं मतलब इसमें बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर या 2 सेंटीमीटर में दिखा दिया गया है, कोई खास बात नहीं है। आगे कह रहे हैं इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल की ये 5 किलोमीटर को दर्शाता है। तो यहाँ कह रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, ठीक है। आपकी रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमानी इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कह रहे हैं मानचित्र बनाने के लिए पैमाने का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों किसी दिन मैं आपको पैमाने पर भी एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को अच्छे से नापने की कला सीख सकें। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। पैमाने से एक स्थान से दूसरे स्थान की भी दूरी को नापने के लिए अच्छा सा अनुमान लग जाता है, मतलब अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है। ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है। पैमाने का उपयोग करना आना चाहिए दोस्तों, कहना चाहते हैं ये। जब बड़ी क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर लिखाया जाता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। छोटे पैमाने का उपयोग कभी करते हैं जब बड़ी बड़ी देश, महाद्वीप और अन्य चीज़ों को दिखाया जाता है तब। तो इसमें कह रहे हैं उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्थल की 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसे छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। तो वहीं देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर से 500 किलोमीटर दिखा दर्शाया गया है। ये छोटे पैमाने वाले मानचित्र की द्वारा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वही एक ही बात है दोस्तों, आप घबराने की बात नहीं कोई, ना ही इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। जब एक छोटे क्षेत्र वाले भाग जैसे आप आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे जितनी ज़्यादा अधिक दूरी को दर्शाना होता है, उतना ही छोटा पैमाना यूज़ किया जाता है, और जितना छोटी दूरी को दर्शाया जाता है, उतना ही बड़ा पैमाना यूज़ किया जाता है। इसका अपोजिट कर दिया गया है। तो जब कह रहे हैं एक छोटे क्षेत्र वाली भाग को जैसे आपके गाँव को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। इस स्थल पर 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। तो वही बात है ना, अगर 500 किलोमीटर बता रहे थे, जैसे 500 मीटर, उसको भी 5 सेंटीमीटर से, इसको भी 5 सेंटीमीटर से, तो पैमाना यहाँ परिवर्तित हुआ दोस्तों कि नहीं, ये सब है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने द्वारा इस प्रकार की मानचित्र को बड़े पैमाने का मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी पैमाने वाले मानचित्र में और छोटे पैमाने वाले मानचित्र में कितना अंतर हो सकता है। ये बड़े पैमाने वाले मानचित्र अधिक जानकारियाँ देते हैं, ठीक है। और इसमें छात्रों को, पढ़ने वालों को थोड़ा कन्फ्यूजन कम होता है ना। आगे देखते हैं ये क्या रहे हैं कि देखिए कोई नगर है, कोई गांव वगैरह है, उसके बारे में बता रहे हैं। एक गांव का मानचित्र थे, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये खेल का मैदान है दोस्तों, यहाँ देखिए हरी घास है, तो ये खेल का मैदान हो गया। ये पेड़ हो गया। ये कैसी अच्छे से दिखाते हैं, एनसीईआरटी की खूबसूरती यही है दोस्तों। सामुदायिक केंद्र है ये, यहाँ लोग अपनी चर्चाएं करते होंगे क्या है कुछ। और ये पोस्ट ऑफिस है दोस्तों, पीओ दिखा रहे हैं ना, ये पोस्ट ऑफिस है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये इधर दुकानें हैं, इधर ये कुआं है दोस्तों। तो इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी से इसकी मैपिंग एनसीईआरटी की दोस्तों आपको इतनी अच्छी है, आप इसकी ऐसी मैपिंग कहीं भी किसी किताब में नहीं देखेंगे, ठीक है दोस्तों। विद्यालय है इधर, ये फलोद्यान है, इसमें मतलब दोस्तों फल, बच्चे फल चुराने आते होंगे ना। आपने भी चुराया होगा, हमने भी चुराया था। अभी भी मैं बाग में ही बैठा हूँ, तो अभी भी कोई फल लगा होगा तो भी देखेंगे, खाएंगे पिएंगे, है ना। तो ये सब। अच्छा मैं दोस्तों अधिक चोरी नहीं करता, मैं मजाक के तौर पर कर रहा हूँ।
मैं बाग के मालिक से अनुमति मतलब पूछ कर लेता हूँ, जो कुछ भी लेता हूँ। आप भी ऐसा ही करिएगा, क्योंकि एक्चुअली बाग के जो मालिक हैं वो मेरे दोस्त के दादाजी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। इस फल उद्यान से मुझे याद आया, मैंने एक बार किसी अन्य बाग में दोस्तों मैंने चोरी की थी और उसके लिए मुझे उस घर पर बहुत डाँट पड़ी थी। तब से मैं दोस्तों काफ़ी सुधर चुका हूँ। मैं उस वक़्त दोस्तों मेरी उम्र हुई थी लगभग 11 साल, ठीक है? तो उसके लिए मैं बहुत पिटा था। मैं काफ़ी आम तोड़ कर लाया था दोस्तों, अपना पूरा जो अ, वो लेके गया था। मेरे पास तौलिया था बड़ा, मतलब उसमें रख के लेके आया था, तो गंदा कर लिया था मैंने उसको, सफ़ेद तौलिए को। और फिर मैं चोरी की दंड में घर पर भी पिटा था, तो ये यादें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये करीम का घर है, ये शीला का घर है, ये विकास का घर है, ठीक है। ABCDEFG वगैरह ये शब्दों से दिखाया गया है। इनके बीच की दूरी दिखा रहे हैं कि पैमाना, ये पैमाना है दोस्तों, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं इधर। ये इसी का अनुमान लगा सकते हैं। तो इधर देखिए 0 से 10 यानी कि 10 धम्मा 100, ठीक है। 100 मीटर इसका घर है, ठीक है। ये फल उद्यान से दोस्तों, ये करीम का घर फल उद्यान से 100 मीटर दूर है, और इनका भी दूर है, ये 100 मीटर दूर है इनकी घर, ठीक है दोस्तों। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। ये इधर इधर से जाकर करीम के घर विकास के घर, शीला के घर से जाएंगी। इधर जाएंगे तो ये विद्यालय आएगा, ये दुकानें हैं, इधर से ये सामान खरीदते होंगे। इधर ये पोस्ट ऑफिस मतलब चिट्ठियाँ देने लेने जाते होंगे। ये सामुदायिक केंद्र है, इधर खेत है, खेल के मैदान है, इधर जाते होंगे दोस्तों। ये पेड़ की छाँव में बैठते होंगे। तो दोस्तों कितना आप फील करिएगा दोस्तों, ये अपने गाँव को महसूस करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एक ये दिशा दिखा रहे हैं कि उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण, ये सब मतलब दिखा रहे हैं, ठीक है। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये दोस्तों कोई खास नहीं, लेकिन फिर भी इसको देख लिया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं दिशा। जो 3 पैमाने बताए गए ना, वो दूरी तो हो गया, दिशा के बारे में यहाँ देखते हैं, ठीक है दोस्तों। दिशा अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ से तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है, तथा तीर का निशान दिशा उत्तर को दर्शाता है। उसी तरह रेखा, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप पूरी दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 बिंदुओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान बिंदु दी वे प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। चित्र की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व यानी उपू, दक्षिण पूर्व दक्षिण दपू, दक्षिण पश्चिम दप तथा उत्तर पश्चिम उप। तो इस बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि आप इसमें ये समझ सकते हैं कि कोई इंसान अगर इस यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ना ही वो पूरब में है, ना ही वो उत्तर में है, तो उसकी स्थिति कैसे पता लगाएंगे? तो कह देंगे वो उत्तर पूर्व में है, यानी कि उपू में है, यानी उत्तर पूर्व क्षेत्र में है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप समझ सकते हैं इसमें क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो ये दोस्तों आप इसमें अपना ज्ञान लगाइए और अपने दिशा की मदद से ये पता लगाइए। क्या कह रहे हैं? विकास के घर से सामुदायिक केंद्र, दुकानों के विद्यालय। तो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र की दूरी क्या है? देखिए दोस्तों, ये है दक्षिण दिशा, सॉरी उत्तर दिशा। अगर विकास के घर से पूछ रहे हैं ना, तो जिसका नाम पहले आएगा और से लगा होगा, तो बाद वाले की दिशा बतानी पड़ेगी ना। तो विकास के घर से, यानी कि विकास के घर से पूछ रहे हैं ना, सामुदायिक केंद्र किधर है? उत्तर में, ठीक है दोस्तों। आप इधर इससे ही आप एक जो रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग गणित का एक अलग भाग है, उसके क्वेश्चन आप समझ सकते हैं दोस्तों, हल भी कर सकते हैं।
तो उसमें भी क्वेश्चन आता है एक दिशा दिशा के रूप में। तो आप इसको समझिए, विकास के घर से समुदाय केंद्र की दूरी तो उत्तर में, ठीक है। और दुकानों से कहाँ की पूछ रहे हैं? विद्यालय की दूरी। तो विद्यालय की दूरी, दुकानें देखिए किधर है दोस्तों, और विद्यालय कहाँ है? नीला। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, दुकान से यानी कि से, तो से पहले रखिए और बाद वाली का नाम पूछा है ना, तो बाद वाली की स्थिति को बताइए। बाद वाली की स्थिति पहले वाली स्थिति से किधर है? यानी कि पूरब में, तो पूरब में, ठीक है। ये आप रीजनिंग का भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, आपको पता नहीं चला, ठीक है। आगे देखते हैं। दिग बिंदु, प्रधान दिग बिंदु ये है, ये ऊपर वाला प्रधान दिग बिंदु है और ये नीचे वाला दिक् सूचक, ठीक है। दिशा सूचक ये यंत्र होता है दोस्तों, इसकी सहायता से पहले लोग बाग नाव जो होते थे ना, नाविक लोग इसकी मदद से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ठीक है। और इसकी आविष्कार के पहले भी दोस्तों क्या करते थे नाविक लोग, सूर्य की मदद ले, सूर्य तारे हैं, चंद्रमा है, इसकी मदद से और ध्रुव तारा है, इसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मतलब सफल हो पाते थे, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, है ना। आगे क्या कह रहे हैं कि हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशा का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में रहती है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये दिक् सूचक में चुंबक का उपयोग किया जाता है और इसका जो सुई होता है इसमें, तो वो उत्तर दक्षिण में रहता है, यानी कि NS यानी नॉर्थ और साउथ। दोस्तों आपने चुंबक देखा होगा कभी, तो चुंबक में देखिए दोस्तों क्या होता है कि चुंबक हमेशा अपनी एक ही वो कहते हैं कि जो उस पर सिंबल लगा होता है, अपनी सिंबल तो कभी देखा नहीं होगा, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो N और S होता है, तो NN कभी चिपकता नहीं है दोस्तों, एक दूसरे से हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं, है ना। और NS से आकर्षित होता है, ठीक है दोस्तों। और S कभी नहीं चिपकते और SN से हमेशा चिपकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमेशा ऐसे कह सकते हैं, प्लस माइनस और माइनस माइनस नहीं चिपकती, सॉरी प्लस प्लस और माइनस माइनस नहीं चिपकते दोस्तों, ठीक है। तो ये है। आगे कह रहे हैं कि दोस्तों आगे कह रहे हैं कि प्रतीक प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। तो सही बात है ना दोस्तों, मानचित्र प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। अगर किसी मानचित्र पर किसी स्थान को दिखाया जाएगा तो मतलब मुश्किल होगा, तो इसी की सहायता से उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि इन आकृतियों को दिखाना, भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेलगाड़ियों, रेल की पटरियों और कुओं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए इनका प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए भी निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थानों में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों की इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। तो कह रहे हैं कि दोस्तों कि इन प्रतीकों की सहायता से किसी भी बड़ी से बड़ी जानकारी को छोटे से छोटे रूप में समझकर मतलब आसान बनाया जा सकता है, ठीक है। आसान बनाकर समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते तथा अगर आप किसी क्षेत्र की भाषा के बारे में नहीं जानते तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूट प्रतीक कहे जाते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं,
तो ये जो सब मानचित्र के जो सिंबल होते हैं ना, ये कहना चाहते हैं कि ये जो मानचित्र के सिंबल होते हैं दोस्तों, ये जो दिल्ली में मान्य होंगी वही मुंबई में मान्य होंगी, ये जो अमेरिका में मान्य होंगी वही ब्रिटेन में मान्य होंगी, जो चाइना में मान्य होंगी वही रसिया में मान्य होंगी, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में मान्य होगी वही अफ्रीका में मान्य होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ही दोस्तों ये है, बस उनकी स्थानीय भाषा में लिखी होंगी लेकिन सिंबल हर जगह मान्य होगी। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी बनी हुई है कि भाई देखिए ये सिंबल बना दिए हैं, यही आप अपनी जगह पर अपने देश में अपने स्थानों में इस्तेमाल कीजिए, यही हम करेंगे। ठीक है, ये सहमति के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ना कि ये कि उन्होंने किसी रेल की पटरी को दर्शाने के लिए चौकोर आकृति बना दी और किसी ने रेल की पटरी को दर्शाने के लिए गोल आकृति बना दी, तो ये नहीं चलेगा। जैसा कि उन्होंने बनाया तो वही हर कोई ये इस्तेमाल करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहमति तक मैंने पढ़ लिया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, ऐसे रूट जिनको रूट प्रतीक कहते हैं, तो दोस्तों आगे देखते हैं ऊपर क्या छूट गया है, ये इसको पढ़ते हैं। रेलवे लाइन, देखिए दोस्तों रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, तो इसको कैसे दिखा रहे हैं दोस्तों। रेलवे लाइन देखिए ये दोस्तों, ये रेलवे लाइन हो गई। ठीक है, और मीटर लाइन देखो दोस्तों, ये मीटर लाइन हो गई। ठीक है, और रेलवे स्टेशन दोस्तों ये हो गया, RS लिखा है रेलवे और स्टेशन। ठीक है, ये लाल प्रतीक दिखाया गया है कुछ है। और पक्की कच्ची, ये सड़कें दिखा रहे हैं, सड़कें पक्की कच्ची। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए पक्की सड़क को ये सीधी दो रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है, और कच्ची रेखा को ये डॉट डॉट करके दो रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। और नदी, कुएं, तालाब, नहरें, पुल, देखिए दोस्तों नदी, नदी को इस तरह से नीला दिखाया गया है थोड़ा लहर के रूप में। ठीक है, कुएं को एक स्थिर अवस्था के रूप में दिखाया गया है, गोल, जो कुआं एक ही जगह होता है स्थिर। ठीक है, स्थित होता है। ठीक है, तो तालाब को देखिए कि इस तरह से अच्छी आकृति में दिखाया गया है, ऐसा तालाब होता है दोस्तों। ठीक है, और ये नहरें दोस्तों, ये नहरें आकर नहरों की आकृति कुछ अलग दिखाई गई है। ठीक है, नहरें, और ये पुल दोस्तों होते हैं। ठीक है, पुल ये जो दिखा रहे हैं ना, आप समझ सकते हैं, ये नोक से निकली हुई चारों ओर ये पुल हो गया। ठीक है दोस्तों, और मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी। ठीक है दोस्तों, ये मंदिर हो गया, ये मंदिर का प्रतीक है। ठीक है, गिरजाघर में ये क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ होता है, जिस पर जीसस को, मतलब ईसाई धर्म की जो प्रवर्तक थी उनको टांग कर सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, तो उनको उनको सूली पर चढ़ाया गया क्योंकि उन्होंने उस समय की जो आडंबर थी वहाँ पे इज़राइल में, उस आडंबरों का खंडन किया, उन्होंने उनको मान्यता नहीं दी, उन्होंने अपनी अलग मतलब विचार रखी। ठीक है, तो वहाँ की जो लोग थे उन्होंने उनकी मतलब सत्ता, मतलब उनकी जो ख्याति थी वो कम होने लगी, तो उन्होंने उनको मतलब एक साजिश के द्वारा उनको गिरवा कर मरवा दिया गया था। तो ये अलग कहानी है, आप कभी बाइबल पढ़िएगा दोस्तों, मैंने पढ़ा है इसलिए थोड़ा मैंने दोस्तों बाइबल भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ा है, कुरान भी कुछ मतलब कुछ पढ़ा है, कुछ में कुछ समझ में नहीं आया। समझ में क्या दोस्तों, उसकी थोड़ी कठिनाई थी शब्दों में, तो मैंने नहीं पढ़ पाया। और भी बुक मैं पढ़ता रहता हूँ दोस्तों अपना बेसिक ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो वो ये छतरी, मंदिर भी हो गया, सॉरी मस्जिद है ये दोस्तों, मस्जिद में ये ऐसा क्रॉस का चिन्ह नहीं लगा होता हालांकि, तो उसमें लगा दिया, पता नहीं क्यों, बाई मिस्टेक हो गया होगा। वैसे NCERT मिस्टेक नहीं करता, लेकिन कुछ अलग सिचुएशन होगी। ठीक है, और ये छतरी है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस देखिए दोस्तों, PU, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, और ये पुलिस स्टेशन। तो पोस्ट ऑफिस PU, और पोस्ट ऑफिस का ये टेलीग्राफ का वो हो गया, और ये स्पीड पोस्ट का हो गया, सॉरी पुलिस स्टेशन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों सिंबल, बस्ती, कब्रिस्तान, ये बस्तियां हैं दोस्तों, बस्तियों में घर बने होते हैं ना, तो ये थोड़ा गलियां होती हैं, तो ये बस्तियां लाल कलर में ये बस्तियां दिखा रहे हैं। ये अर्धवृत्ताकार जो आकृति ये दिखा रही है, ये कब्रिस्तान है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से दिखा रहे हैं।
पेड़ घास को देखिए दोस्तों, पेड़ ऐसे होते हैं गोल मतलब हरे रूप में, ठीक है, और घास ये देखिए दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये जो होते हैं ना सिंबल, इनको किसी भी इंसान को बता दिया जाए कि ये क्या है तो वो आराम से बता देगा, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, अफ्रीका का हो, चाहे वो फ्रांस का हो, ब्रिटेन का हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया का हो, किसी भी देश का है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये सिंबल इतनी आसानी से और इतने सटीक बनाए जाते हैं, और क्योंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है, तो ये कोई ना बता पाए, ये असंभव मुश्किल है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या नक्शा है, सुंदरपुर गांव और उसके आसपास का क्षेत्र। तो ये दोस्तों सुंदरपुर गांव का नक्शा दिखा रहे हैं, विद्यालय है इधर, ये पीटीयू है, पोस्ट ऑफिस का जो बता रहे थे ना, टेलीग्राम ऑफिस, ठीक है। तो ये है बसंतपुर गांव है, ये इधर ये मस्जिद बनी हुई है, ये पेड़ है इधर, ठीक है, ये तालाब है इधर इसके, ठीक है। ये सुंदरपुर गांव है, ये उसके बीचों बीच ये बसंतपुर गांव, ये बसंतपुर गांव है दोस्तों, ये सुंदरपुर गांव है, ठीक है। ये डूमरी है, ये डूमरी को गांव है दोस्तों, ये छतरी है, ये पेड़ वगैरह है, ये रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से रेल की पटरी निकली हुई है, ठीक है। और ये क्या नक्शे में क्या था, मीटर लाइन है दोस्तों, ये मीटर लाइन निकली हुई है, ठीक है, ये इधर। तो ये विद्यालय, ठीक है, ये कब्रिस्तान है इधर, ठीक है। ये नदी निकली हुई है, कोई भी नदी हो सकती है, ये मंदिर है दोस्तों। तो ये देखकर दोस्तों एक बहुत बहुत सी चीज़ें हमारे मन में जागती हैं, इसलिए ये दिखाया जाता है, चीज़ों को समझना, चीज़ों को ये मैपिंग करना। आप ये चीज़ देख लेंगे तो आप और अच्छे से समझ सकेंगे, ये तालाब है, ये रेल की पट्टी है, ये गांव को किस तरह से दर्शाया गया है, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। हालांकि हम इसको स्किप भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि इसको देख लिया, इस सबको देख लिया, अब इसको एक बार हम मतलब होमवर्क के रूप में देख लिया, तो कंटेस्ट हो गया दोस्तों, है ना। यही एनसीईआरटी की खूबसूरती है, दिखाने के लिए और चीज़ों को समझाने के लिए, दिखाकर समझाने के लिए, है ना। आगे कह रहे हैं विभिन्न रंगों का उपयोग किया था, हो गया था ये रेखा चित्र का एक आरेख होता है, आरेखन होता है जो पैमाने पर आधार होगा था, यादाश्त और स्थानीय क्षेत्र परीक्षणों पर आधारित होता है, जो कभी कभी किसी क्षेत्र की कच्ची आखिर रेखा को आरेखन की आवश्यकता वहाँ की स्थानों की स्थान की सापेक्ष दिखाने के लिए, ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ। मान लीजिए कि आप इसके अपने क्षेत्र में मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में कोई जानकारी नहीं मिलती, नहीं है आप अपने मित्र के रास्ते में बनाने के लिए एक अच्छी से आरेखा बनाएं, तो इसको सिर्फ इसके भी कर देते हैं दोस्तों कि ठीक है, आरेखा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। ये खाका है दोस्तों, ये खाका क्या होता है, इसको एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं क्या जाता है, 1 मिनट लगेगा। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र आरा खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मानचित्र चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानकर, तो दोस्तों कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हमने देख लिया, आप भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आओ कुछ करके सीखें, ये छोड़ो। एक अच्छा 6 के छात्रों के लिए होमवर्क है, या उनके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं, तो उनके लिए है ये भी दोस्तों, उनके लिए क्वेश्चन है कक्षा 6 के छात्रों के लिए, तो इनको छोड़ते हैं, ये देखिए कुछ उन्हीं के लिए है। तो दोस्तों वीडियो पूरी हुई, तो दोस्तों एक बार आपको बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।